नमस्कार प्यारे बच्चों। हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं और ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के लिए हाफ ईयरली जो फिजिक्स का पेपर हुआ था वो पेपर आपके सामने रहा। इसको हम डिस्कस करेंगे और आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का पेपर भी मुझे पीडीएफ बना के भेजना, ताकि वो भी मैं आपको सॉल्व करके आपके सामने वीडियो के फॉर्मेट में रख दूंगा, ताकि आप भी अपना मूल्यांकन कर सके। देखो, बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनेगा वो 110% हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बने हैं ओवरऑल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्हीं का मिलता जुलता रूप आपको दिखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब, जहाँ छोटा है वो क्वेश्चन बड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा है वो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं उसका आपका आइडिया लग जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे आते हैं उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। और छोटे मोटे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। पेपर पैटर्न जो बोर्ड एग्जाम में आएगा हाफ ईयरली में उससे अलग आया है, लेकिन बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो बहुत जल्द मॉडल पेपर आ जाएंगे, तब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है। देखो, ये जो पेपर है ये आपकी जो परफॉर्मेंस है या फिर आपकी जो तैयारी है उसको चेक करने के लिए लिया गया, राइट। इससे ना तो ज़्यादा मोटिवेट होना, ना ही डीमोटिवेट होना, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि पेपर हार्ड नहीं आएगा, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, राइट। चलिए, तो अब अपन पेपर पर डिस्कशन शुरू करते हैं कि ये जो हाफ ईयरली एग्जाम में पहला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताना है। तो P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2A होता है, आप जानते हो, यानी कुलाम गुणा मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आप कम्युनिटी जो टैब है यूट्यूब का उसमें जाकर देखना, मैंने एक एमसीक्यू डाल रखा था आपका, ये सेम एमसीक्यू था। तो अब से आपके, मैं 1 जनवरी से, है ना, 1 जनवरी से डेली आपके वहाँ पर एमसीक्यूज अपलोड करूँगा और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। दूसरा जो है, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी। ये 1-1 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर दे रखे। आपको पता है कि जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो क्या होता है, मान लो 2 कैपेसिटर सीरीज में है, तो इस सिचुएशन में जो 1/c डैश जिसे हम कहते हैं c, वो क्या होता है 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ 1-1 दे रखा तो आधा हो जाएगा, यानी इन दोनों की जगह तो हो जाएगा आपका आधा माइक्रोफेरेड, फिर आधा, और ये जो 2 है ये क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। तो आपका जो ये आंसर आपके पास आएगा ये क्या आएगा, 2 प्लस आधा मतलब 0.5, यानी 2.5 आपका क्या हो गया माइक्रो फेरेड, राइट। उसके बाद में ये जो पूरा आंसर आया इसका, वो इसके साथ क्या हो जाएगा अगेन सीरीज, यानी वंस अगेन आप इसको ऐसे सोल्व करोगे कि 1/CAB के अक्रॉस 1/CAB क्या आने वाला है यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे, है ना, 1 मिनट के लिए मैं अपने आप को यहाँ से गायब कर देता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि आपको पीछे का जो है दिखे अच्छे से, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे आप देखना, तो ये क्या आएगा 1/3, और क्या प्लस में मैं 1/2.5 लिख दूं, यही लिखेंगे। इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। तो आप अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपके पास होगा। आप इतना तो सोल्व कर ही सकते हो, आई होप सो, राइट। अब आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर गिवन है, वो गिवन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है। तो आवेश संरक्षण का पालन करता है। किरचॉफ के 2 नियम थे, एक तो था KCL किरचॉफ का करंट नियम, और एक था KVL किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ध्यान रखना, जो KCL होता है वो तो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, राइट, और जो KVL है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप सो ये बातें आपको पता होगी, तो इसका आंसर भी आप दे पाए होंगे। आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। देखो भाई, ध्यान देना, ये क्वेश्चन एक तरह से आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ सिलेबस कह सकता हूं, क्योंकि आपके लिए देखोगे
तो नति, नमन, कोण ये सारी चीजें आपके हट चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ना। एक तो होती भूमध्य रेखा और एक होती विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर थीटा का मान 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर इसका जो मान जो है वो थीटा वो 0 डिग्री होता है। अब आप ऑप्शन देख लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? देखो चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है वो होता है बी गुणा ए। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं? वेबर। क्लियर है? तो इसका आंसर भी आपको मिल गया कि इसका आंसर होगा वेबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका जो आंसर आएगा 3 × 10⁸। अब देखना यहाँ पर यहाँ भी 3 × 10⁸ दे रखा है और यहाँ भी 3 × 10⁸ दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, राइट। वो क्या है कि पीछे का मात्रक जरूर देखना होता है। इस वाले में मात्रक लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसमें लिखा है मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो ये जनरली बच्चे है ना जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, आंसर सही होते हुए भी वो गलत ऑप्शन को पिक करके आ जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। R बराबर 2F होता है सीधा, F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, और R की वैल्यू 20 दे रखी है, तो आप सीधा ही बी ऑप्शन को क्या कर दोगे? पिक कर दोगे। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा या हो जाना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यार चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? तो ध्यान रखना वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। एक तो होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। ध्यान रखना चालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप्ड रहते हैं, अति व्यापित रहते हैं, इसलिए चालकों में डेल्टा ईजी जिसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसका मान लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग 0, राइट। इसको हम कई बार 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। चलिए अब आगे आते हैं, छोटे छोटे और क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया कि डिफाइन कीजिए विभव को, विद्युत विभव। V क्या होता है? आप जानते हो W/Q0, यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर रखने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। बोर्ड एग्जाम में एक बार ये सवाल पूछा गया था कि जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये सदिश है या अदिश है? तो ध्यान रखना जूल प्रति कूलाम वोल्टेज विभव का मात्रक है और ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये एक अदिश राशि है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, ऐसा और भी क्वेश्चन बन सकता है अदर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। अब ध्यान देना यहाँ पर, एक तो होता है चुंबकीय पदार्थ, है ना, और एक होता है अनुचुंबकीय। अब जब मैंने पढ़ाया था तब भी बोला था कि यहाँ से यह सवाल जरूर पूछा जाएगा, है ना, या तो ध्रुवीय और अध्रुवीय से पूछा जाता है या चुंबकीय अचुंबकीय से। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से है, या अनुचुंबकीय पूछा। ठीक है, हाँ, यहाँ ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पूछा है कि इसकी जो है दहली आवृत्ति क्या है। आप जानते हो φ0 जो होता है कार्यफलन वो h गुणा ν0 होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, ν0 इज इक्वल टू φ0 डिवाइड बाई h, यानी इस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको सिर्फ प्लांक नियतांक का भाग लगाना था और इसका आंसर आ जाता है यहाँ पर हर्ट्ज में। इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे आई होप कि नहीं कर पाए होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले पर जो वैल्यू रखने के बाद में जो चेंजेस करने होते हैं वो सामान्यतः वो बच्चे नहीं करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर मात्रक जब आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट।
अब आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्या का अनुपात दे रखा है, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। देखो आर जो होता है वो होता है R0 एक की पावर 1/। अब यहाँ R1/R2 यदि करूं तो ये क्या हो जाएगा सर, A1/A2 की पावर 1/3। तो A1/A2 तो दे रखा ना, तो R1/R2 क्या हो जाएगा सर, 1/8 का पावर क्यूब, 1/3 है ना। तो ये R1/R2 क्या हो जाएगा। अब सिंपल सा सिंपल बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है कि 1/2 हो जाएगा, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप देखो, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है फिजिक्स का जो तुम्हारे लिए हार्ड हो, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करके जाना चाहते हैं। बहुत इजी इजी फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको वो सीधा छोड़ देते हैं, है ना। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। अब देखो एक आगे जो क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दो। इधर देखना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा में जो ऊर्जा मूल जो ऊर्जा स्तर है उसमें -13.6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। ये कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो अब ध्यान रखना, कुल ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। बात समझ गए क्या, अरे यस या नो। तो अब यहां से आपको ये देखना है, ये कुल ऊर्जा आपको दे रखी है, ये आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आप अलग तरीके से भी दिमाग लगा लो। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा वो कुल ऊर्जा का ऋणात्मक मान होती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। यानी गतिज ऊर्जा यहां से हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और यहां पर ध्यान देना, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो इसकी दोगुनी होगी कुल ऊर्जा की। तो मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आपको वापस यहाँ आएंगे, मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिख देता हूं, सोल्व करवा देता हूं। चलो, आपको कुल ऊर्जा दे रखी है और स्थितिज ऊर्जा पूछी है। क्या पूछी है, स्थितिज ऊर्जा पूछी है, ध्यान रखना। और ये इलेक्ट्रॉनों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 टाइम्स कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा की कितनी होती है, 2 गुनी होती है, ध्यान रखना। यानी कुल ऊर्जा अपने आपको कितनी दे रखी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी थी। आप यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। आपको गतिज ऊर्जा पूछी है, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ कुल ऊर्जा, माइनस ऑफ कुल ऊर्जा। बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना था, आपके पास ऊर्जा आ जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। कई बार उल्टा भी पूछा जा सकता है, भाई गतिज ऊर्जा देके कुल ऊर्जा और आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछ ले, या फिर स्थितिज ऊर्जा देके कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पूछ ले। तो इन चीजों का आपका कॉम्बिनेशन अच्छे से सेट होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बोर परमाणु मॉडल की द्वितीय परिकल्पना लिखिए। देखना यहाँ पर ध्यान देना, बोर के परमाणु मॉडल की 3 परिकल्पनाएं थी, 3 परिकल्पनाएं। और जो द्वितीय परिकल्पना है, मैंने कहा था कि जो सेकंड परिकल्पना है वो कहती है ln = NH कट। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होता है वो क्वांटीकृत होता है। ध्यान रखना, बच्चे क्वांटीकृत की जगह संरक्षित लिख देते हैं। कोणीय संवेग तो संरक्षित रहेगा ही रहेगा, बात समझ रहे हो। यहाँ क्वांटाइजेशन की बात की जा रही है, क्वांटीकरण की बात की जा रही है, तो ये आपको यहाँ पर जवाब देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है कि चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। भाई चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम जो होता है वो होता है क्लोज लूप इंटीग्रल B.ds = 0। और ये क्या व्यक्त करता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। ये बात ये यहाँ पर क्या करता है,
व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन अब आप दिमाग में सेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में और पूछा गया था कि यदि एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता, वो क्वेश्चन 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि यदि एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप लेता। तो वहां पर आता है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट सिमेशन एम। यह सिमेशन एम में एम क्या है पता है, ध्रुव प्रबलता। क्या होती है, ध्रुव प्रबलता। बात समझ में आया क्या। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र की आकृति बताइए। चलिए मैं तरंगाग्र के बारे में ही बता देता हूं तुमको। भाई हम तरंगाग्र की जब बात करते हैं तो तरंगाग्र क्या होता है सर, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। अपन यही डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गोलीय तरंगाग्र, एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र, और एक होता है आपका समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट जिसे। अब गोलीय कब होता है, जब स्रोत कैसा हो, बिंदु स्रोत हो, बिंदु स्रोत, है ना। बेलनाकार कब होता है, जब स्रोत कैसा हो, रेखीय स्रोत हो, है ना। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, ये इसके लिए बल्ब ले लो। समतल जब कब होता है, जब एक्सटेंडेड सोर्स, तो यानी कहने का मतलब एलईडी टीवी कह दो, एलईडी टीवी, या फिर अब आपका मोबाइल का स्क्रीन है, ये जो वेव फ्रंट आपके पास भेज रहा है वो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। या फिर जो बहुत दूर कोई स्रोत है उससे जो प्रकाश पहुंच रहा है वो आपका। तो यहां पर आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको पूछा बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र की आकृति बताइए, तो बिंदु स्रोत से कैसा तरंगाग्र बनता है, गोलीय तरंगाग्र बनता है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाउस के नियम से गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इजी है ना। आपका गोलीय कोष बनाना है आपको, ठीक है। एक बार गाउसियन पृष्ठ लेना है, पाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ये लगाना है, और एक फाई इज इक्वल टू सिमेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ये लगाना है। एक बार तो फ्लक्स की परिभाषा, एक गाउस का नियम, इन दोनों को लगाना है, ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। आप यदि चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको दूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यदि ज्यादा कमेंट होंगे तो ही मैं इस पर आपको वीडियो बना के दूंगा, वरना टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा डेरिवेशन है, आपके बुक जो नोट्स में सबको, किसी ने भी कहीं से भी पढ़ा हो तो ये डेरिवेशन है आपके, चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हो चाहे आप स्कूल से पढ़ रहे हो, ये डेरिवेशन आपके नोट्स में सीधा दे रखा, सीधा पूछ रहे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आप 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, एक तो सीधे ही आप जो है क्योंकि यहाँ पर जिक्र नहीं कर रखा है कि बायो-सावर्ट का नियम लगाइए, तो आप उससे भी कर सकते हैं। आप सीधा ही एम्पियर के परिपत्य नियम को यूज करके भी कर सकते हैं, राइट। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। तो आप यदि इस तरीके से कर रहे हैं कि मान लो आपने जिस तरीके से ये कोई लूप है, इसके यहाँ पर अक्ष पर इस दूरी पर आपने बनाया, एक्स दूरी पर व्यंजक बनाया, आपको पता है, राइट। वो व्यंजक क्या था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आई थिंक यही एक्सप्रेशन था, राइट। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लाना है, और यहाँ x की जगह आपको क्या रख देना है, 0 रख देना, केंद्र पर आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। आई होप ये भी आपका एक बुक का डेरिवेशन है जो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। देखो बेटा डेरिवेशन आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, है ना। तो आपको ऐसे डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर वहां पछताओगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइगेन सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। आप मान के चले बोर्ड एग्जाम में या तो अपवर्तन की व्याख्या करवाएगा या फिर परावर्तन की व्याख्या करवाएगा, डेफिनेटली करवाएगा, 110% करवाएगा। तो आप उसकी बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो वहां जाके समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर। आप अपनी किताब खोलोगे ना
तो किताब में सीधा सीधा ये दे रखा है, अदरवाइज आपका नोट्स में जरूर लिख पाया गया होगा। जनरली हाफ ईयरली एग्जाम तक बहुत सारे स्कूल्स या कोचिंग इस चैप्टर को नहीं करवाते हैं, वो पीछे रख देते हैं, है ना। तो वो इसकी जगह बच्चों को बोनस दे देते हैं या जो भी है, जिस तरीके से क्वेश्चन चेंज करवा के वो अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। दो समाक्षीय परिणालियों के लिए अन्योन्य प्रेरक, तो अगेन डेरिवेशन है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण स्थापित कीजिए। इससे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर इस स्थापित करने का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है, आपको बताना था ये, है ना, कि ये मान लो कोई प्रकाश संवेदी पदार्थ है और इस पर फाई इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी का फोटोन आया, तो एक्चुअल में इसका कुछ हिस्सा फाई नॉट तो अवशोषित हो गया, किसके रूप में? कार्यफलन के रूप में, जिसे हम कहेंगे एच न्यू नॉट। और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी रही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो क्या थी? 1/2 mv²। यहाँ पर वी वेग है, तो कुछ भी नहीं करना था, लैंग्वेज में आपको ये लिखना था कि आइंस्टीन के अनुसार यदि फाई इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी का फोटोन प्रकाश संवेदी पदार्थ पर आपतित होता है, तो उसकी ऊर्जा दो हिस्सों में काम आती है, एक तो कार्यफलन के रूप में और दूसरा उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। यानी कहने का मतलब फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू प्लस के मैक्सिमम। एक चीज और, के मैक्सिमम का एक रिश्ता और है, किसके साथ? निरोधी विभव के साथ। तो आप इसको फाई बराबर एच न्यू नॉट या न्यू नॉट लिख देंगे प्लस ई वी, ये भी लिख सकते थे, राइट। वी की जगह वी नॉट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, स्थापित करने में कोई कुछ नहीं है। यानी यहाँ पर क्या क्या लिखना था आपको? एक तो उसका कथन लिखना था, स्टेटमेंट, ये डायग्राम, और ये 2-3 इक्वेशन आपको लिखनी थी सीधी सीधी, बस और कुछ भी नहीं। अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते थे आप। यदि ये लिख रहे हो कि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, तो भी सही है। आप यदि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच आपका सी 1/λ माइनस 1/λ0 ये लिख रहे हो तो भी सही है। आप के मैक्सिमम लिख रहे हो तो भी सही है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, राइट। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि अपवहन वेग और गतिशीलता को परिभाषित करना और इनके मध्य संबंध भी स्थापित करना था। सिंपल सी बात है, अब आराम से, ये अगेन क्या हो गया? आपके बुक का डेरिवेशन पोर्शन हो गया, सीधा का सीधा डेरिवेशन, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है वो लिख देगा, नहीं है वो नहीं लिख पाएगा, ठीक है। एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख द्वारा समझाना था आपको, वही सेम डेरिवेशन है, नोट्स में लिखवा रखा है, आपको छापना था। पूर्ण चक्र के लिए आपका जो औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त करने थे, एक्चुअल में ये डेरिवेशन है, लेकिन इस बार एनसीईआरटी से हट गया, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ दे दिया। तो यदि आप चाहते हैं कि ये किस तरीके से करेंगे तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज आप एक्सीलेंट या एसपी यदि पढ़ते हैं तो उसमें ये दे रखा है, ओल्ड बुक में ये दे रखा है। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी को समझाना या फिर लेंस समीकरण स्थापित करना था, राइट। तो आप आराम से बना सकते थे। एक तो होता लेंस मेकर सूत्र और एक होता लेंस समीकरण, यानी यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये बनाना था, लेंस मेकर नहीं पूछा था। हाँ, लेंस मेकर की हेल्प से ये बनता है, तो बात 6 में, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये जो मैंने डिस्कशन आपके साथ किया पेपर का, उससे आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। यदि आपको और भी कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना। अदरवाइज आपको मेरे जो कम्युनिटी में मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उस पर आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। हाँ, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी बच्चों के पास ये पेपर जो है हाफ ईयरली का ये पहुँचे। और अदर डिस्ट्रिक्ट का पेपर आपके पास है तो आप मुझे भेजें, मैं उसका भी इसी तरीके से पोस्टमार्टम सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। आप बड़े डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन भी चाहते हो तो फिर मैं 10-10 मिनट 15-15 मिनट की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन डिमांड तुम्हारी होनी चाहिए भाई। भाई मैं मेहनत करके अपलोड करूं और बच्चे देखे नहीं तो फिर ऐसा लगता है यार क्यों अपलोड कर रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो कंटेंट आपको मिलेगा ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ो, फिर उसके बाद में आपको जो कंटेंट है वो मिलता रहेगा, रेगुलर मिलता है। जय हिंद।